सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने पाठ्यक्रम के 11वें बिंदु के अंतर्गत विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकान शब्द एवं समान ध्वनि वाले शब्दों के विषय में विस्तृत अध्ययन किया था और इस अध्ययन को हम लोगों ने 2 खंडों में यानी कि 2 क्लास में पूर्ण किया था। आज हम अपने पाठ्यक्रम के 12वें बिंदु को लेते हैं, जो कि है लिपि, संकेत, स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर आदि के विषय में अध्ययन। विद्यार्थियों, आपको स्मरण हो कि इन सभी चीजों पे विस्तृत रूप से चर्चा हम लोग पिछले क्लासों में कर चुके हैं, किंतु आज पाठ्यक्रम के 12वें बिंदु के संदर्भ में हम लोग पुनः इन सभी चीजों की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है और ये देवनागरी लिपि साहित्य की दृष्टिकोण से अत्यधिक समृद्ध लिपि है। इसका वर्ण विन्यास, इसका साहित्य अलौकिक है। उच्चारण की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये 5 भागों में विभक्त है, अर्थात इनका उच्चारण व्यंजन के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त है, जो कि है पहला कंठ, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, चौथा ओष्ठ और 5वां दंत। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण 5 भागों में है। इसके अतिरिक्त हमारे अंतस्थ व्यंजन भी हैं, जो कि या, रा, लावा के रूप में हैं। इसके अतिरिक्त हमारी ऊष्म ध्वनियां भी हैं, जो कि शा, सा, साहा के रूप में विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी विशेषता है, हमारे समस्त वर्गों की अपनी अनुनासिक ध्वनियां भी हैं, यानी प्रत्येक वर्ग में का अंतिम वर्ण जो है वो अनुनासिक है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा जो साहित्य है, ये अपने आप में मात्राओं की दृष्टि से परिपूर्ण है। तो गौर करने वाली विद्यार्थियों यहाँ ये बात है कि यहाँ पे जितनी भी उपरोक्त व्यवस्था हमने बताई, ये समस्त ध्वनि के सिद्धांत पे आधारित है, अर्थात जिस तरह का उच्चारण किया जाएगा उस तरह का लेखन भी संभव है। ये जिस तरह के शब्द को उच्चारित करने से ध्वनि निसृत होगी, उसी प्रकार से उसको लिखा भी जा सकता है, जबकि अन्य भाषाओं में या अन्य जैसे रोमन लिपि में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे का के लिए सी और के ये दोनों ही जो है प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग में आते हैं, जबकि हमारी देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ण के लिए हर वर्ण की ध्वनि के अनुसार व्यक्तिगत यानी कि अलग शब्दों की वर्णों की व्यवस्था है। ठीक है, हमारे पास सभी प्रकार की ध्वनि मौजूद है, जैसे कि डा, टा, था, दा, इस सभी प्रकार की ध्वनियां हैं और आवश्यकता परिस्थिति अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे देवनागरी लिपि में अल्प प्राण और महाप्राण भी हैं, यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों की भी व्यवस्था है। अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। आपको पुनः बताते हैं, जो साधारण प्राण होता है वो अल्प प्राण है और जो विशेष प्राण है वो महाप्राण है। यानी कि जैसे एक उदाहरण से आप समझें कि जैसे अगर हम उच्चारण करते हैं का यानी के, तो ये क्या है? अल्प प्राण। अगर हम कहते हैं खा, तो ये है के और एच, तो ये है महाप्राण। तो इस प्रकार से हमारी जो देवनागरी लिपि है, ये समस्त प्रकार की ध्वनियों से उच्चारण के अनुकूल परिपूर्ण है और हमारी देवनागरी लिपि समस्त प्रकार की विदेशी भाषाओं, रोमन भाषाओं को उच्चारित करने की क्षमता भी रखती है। अब विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं कि हमारी देवनागरी लिपि जो है उच्चारण की ध्वनियों से अत्यधिक सुसंकृत है। ठीक है, हमारी देवनागरी लिपि में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की भी समुचित व्यवस्था है, यानी कि अगर ह्रस्व स्वर बोला गया तो उसका उसी प्रकार से उसका संकेत यानी कि चिन्ह होगा, दीर्घ बोला गया तो दीर्घ के अनुसार उसको व्यक्त किया गया। तो स्वाभाविक सी बात है विद्यार्थियों कि ये क्योंकि इसमें समुचित मात्रा उच्चारण की व्यवस्था है, तो ये स्वाभाविक रूप से जगह भी स्थान भी ज़्यादा लेती है। अब जैसे
हमने उच्चारण किया, उदाहरण के रूप में आपको मैं बताती हूँ, आप समझिए। जैसे मैंने उच्चारण किया, शब्द बोला स्वर में आ, तो आ को हम सिंपल रूप में लिखेंगे आ, यानी कि छोटा। लेकिन अगर इसी तरह से हम कहते हैं आ, यानी दीर्घ को हम लेते हैं, अभी मैंने ह्रस्व को लिया था, अगर मैं कहती हूँ आ, तो आ का संकेत यहाँ पर है, जो ध्वनि आ रही है उसका संकेत है, यानी कि जो आ है उस पर एक डंडा यानी कि मात्रा, तो ये हो गया बड़ा, यानी ये दीर्घ स्वर हो गया। जबकि अन्य भाषाओं में, विशेष रूप से रोमन भाषा में, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे वहाँ पे ई और ई दोनों के लिए एक ही प्रकार का शब्द जो है प्रयुक्त होता है। क्योंकि इन सभी भाषाओं का कोई ध्वनि या उच्चारण का नियम है ही नहीं, ठीक है। अगर हमारे हिंदी के शब्द राजकुंवर, जो हम उच्चारित करते हैं राजकुंवर को, अगर रोमन भाषा में लिखा जाए तो वहाँ हो जाता है राजकुंवर, ठीक है विद्यार्थियों। इसी प्रकार से हमारा जो शब्द है राम, वो रोमन भाषा में हो जाता है रामा, ठीक है। कृष्ण कृष्णा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो हमारी देवनागरी लिपि है, केवल ये ऐसी लिपि है, ऐसी अलौकिक लिपि है जिसमें सभी ध्वनि, चिन्ह, लिपि, संकेत, सभी की संपूर्ण व्यवस्था है। अब उपरोक्त बिंदुओं पर इतनी चर्चा करने के पश्चात विद्यार्थियों, यहाँ ये बताना उचित होता है या मैं आवश्यक समझती हूँ कि आखिर ये देवनागरी लिपि अपने अंतर्गत किन किन विशेषताओं को समाहित किए है। उपरोक्त सभी चर्चा पर चर्चा के बाद ये निष्कर्ष निकल के आता है कि देवनागरी लिपि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इनमें जो सबसे पहली विशेषता हम लेते हैं विद्यार्थियों, वो है वैज्ञानिकता, ठीक है। वैज्ञानिकता यानी वैज्ञानिकता का गुण। वैज्ञानिकता का गुण ये कहता है कि जब उच्चारण और लेखन में सीधा संबंध हो, वो भी बिना किसी अपवाद के, तो वो क्या होता है, वो वैज्ञानिकता की जो है गुण को पूर्ण करता है। तो हिंदी में हमारी देवनागरी लिपि इस मामले में बिल्कुल खरी उतरती है, क्योंकि अगर देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा नेचर, तो नेचर ही पढ़ा जाएगा। अगर बोला जाएगा त्रिदेव, तो त्रिदेव ही लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से देवनागरी लिपि जो है वैज्ञानिकता के गुण से या विशेषता से परिपूर्ण है। इसमें हम अगली विशेषता ले सकते हैं अक्षरिक लिपि। देवनागरी जो हमारी लिपि है वो क्या है, अक्षरिक लिपि से परिपूर्ण है। अक्षरिक लिपि क्या, इसका तात्पर्य विद्यार्थियों ये है कि इसके अंतर्गत स्वर से व्यंजन, व्यंजन से स्वर, व्यंजन से व्यंजन शब्दों का जो है निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए ये अक्षरिक लिपि इसकी एक विशेषता है जो कि अन्य भाषाओं में, लिपियों में नहीं दृष्टिगोचर होती है। इसके बाद है यानी कि सुंदर लेखन। सुंदर लेखन है ना, सरल और सुंदर। हमारी देवनागरी लिपि का जो लेखन है वो सुंदर और समझने में सरल और सहज है, क्योंकि वही बात विद्यार्थियों, जब इसके हर वर्ण अलग हैं, हर वर्ण की मात्राएं हैं, हर के एक संकेत हैं, तो इनका जो विन्यास है वो क्या है, सुंदर है, वो सुसंकृत है, यानी सहज है। इसके बाद इसकी विशेषताओं में हम लेते हैं कि विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने भी समर्थ। जैसा कि भी मैंने आपसे प्रारंभ में चर्चा की थी कि हमारी देवनागरी लिपि अन्य भाषाओं की ध्वनियों को भी उच्चारित करने की क्षमता रखती है। तो ये ध्वनि के अन्य उसको प्रकट करने की क्षमता रखती है, ये भी इसका एक बहुत बड़ी विशेषता है विद्यार्थियों। और इसकी आखिरी विशेषता के हम रूप में ले सकते हैं कि गौरवपूर्ण लिपि। ये क्या है, एक गौरवपूर्ण लिपि है इसमें। तो यानी कि हमारे जो भी हम लोग, हमारे जो साहित्य हैं, इसकी जो लिपि है वो क्या है, गौरवपूर्ण है। हमारे जो भी साहित्य, हमारे जो वेद का सार है, जो कुछ भी हमारे अनमोल रत्न है, वो क्या है, देवनागरी लिपि में ही संरक्षित है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने देखा कि जो लिपि, संकेत, स्वर, व्यंजन, इन सभी का हमारी देवनागरी लिपि में कैसे सम्मिश्रण है, ये कैसे समाहित हैं, बिल्कुल नियमों और शर्तों के अनुसार समाहित हैं। और हमारे ये सभी दृष्टिकोण से कोई भी हम इसमें पक्ष ले लें, ह्रस्व और दीर्घ का ले लें, अल्प प्राण महाप्राण का ले लें, अंतस्थ का ले लें, किसी कोई भी हम अगर इसका एंगल दृष्टि ले लें, तो सभी दृष्टि से परिपूर्ण और सुसज्जित लिपि है।
तो विद्यार्थियों, आज की अपनी इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि देवनागरी लिपि के विषय में अध्ययन किया, लिपि, संकेत, स्वर और व्यंजनों के बारे में हम लोगों ने जाना और इनकी कुछ विशेषताओं को हम लोगों ने देखा। आशा है ये सभी बिंदु आपको समझ में आए होंगे और आपको स्पष्ट हुए होंगे। अपनी अगली क्लास में हम लोग अगले बिंदु को पाठ्यक्रम के लेंगे। धन्यवाद।